नमस्कार दोस्तों। साहित्य की ओर में आज की कहानी है मालती जोशी जी द्वारा लिखी गई कहानी बिना छत वाला घर। सुबह सुबह किचन में खटर पटर सुनकर मैं कमरे से बाहर आई। देखा सौम्या गैस के पास खड़ी है। इतनी सुबह किचन में क्या कर रही हो? चाय बना रही हूँ। तो मुझे आवाज़ दे देती ना। मुझे लगा रात इतनी देर से सोए हो तुम लोग, देर से ही उठोगे, इसलिए मैं भी लेटी रही। इन्हें ना सुबह 6 बजे चाय पीनी होती है, छुट्टी के दिन भी। हाँ, मन हुआ तो चाय पीकर फिर से सो जाएंगे। अच्छा मम्मा, आपकी भी बना दी है, ब्रश करके ले लेना, कहते हुए वह ट्रे में दोनों कप लेकर ऊपर चली गई। मुझे इतना ताव हो रहा था, मान लो रोज की आदत है भी तो क्या उसमें एक दिन बदलाव नहीं हो सकता। आधी रात को सोई लड़की को अल सुबह जगा दिया। पग फेरे के बाद पहली बार आई है सौम्या, वह भी कॉलेज की एल्यूमनी के लिए। दोनों साथ ही पढ़े हैं, इसलिए समीर भी आया है। कल सुबह की फ्लाइट से दोनों आए थे। आते ही नहा धोकर निकल गए थे, जो शाम को लौटे थे। फिर तैयार होकर जो गए तो आधी रात को लौटे थे। माँ के पास इत्मीनान से 5 मिनट बैठने का भी बेटी के पास समय नहीं है। लोग ठीक ही कहते हैं, शादी के बाद बेटी पराई हो जाती है। 9 साढ़े 9 बजे वह नहा धोकर जूठे कप प्लेट लेकर नीचे उतरी। पार्वती करेले छील रही थी। हाथ बढ़ाकर उसने पहले तो ट्रे ले ली, फिर सौम्या को गले से लगाकर खूब प्यार किया। कल की आई हो बिटिया और हमें आज दर्शन मिल रहे हैं, उसने शिकायत की। हमें भी सिर्फ दर्शन ही मिले हैं पार्वती, कसम है जो 5 मिनट पास बैठकर बात की हो, मैंने कहा। हम दोनों की शिकायतों को नज़रअंदाज कर उसने कहा, मम्मी घर में कोई और सब्जी होगी? दम आलू भी बना रही हूँ। तुम्हें भरवा करेले पसंद है ना, इसलिए परसों से लेकर रख दिए थे। पर कल तुम लोगों का दोनों वक्त का खाना बाहर ही था, इसलिए आज बना रही हूँ। ये ना करेले बिल्कुल नहीं खाते, और कोई सब्जी हो तो देखती हूँ, कहकर वह फ्रिज खंगालने लगी। फिर 4-5 बैगन पार्वती को पकड़ाते हुए बोली, काकी थोड़ा मसाला बचा लेना और इनमें भर देना, पर मिर्च बहुत तेज़ तो नहीं है ना, ये ना तीखा जरा कम खाते हैं। पार्वती बिटिया कितना बदल गई है, देखा? कहाँ समीर समीर की रट लगाए रहती थी, अब इन्हें उन्हें ये वो। अम्मा जी कहती हैं बड़ों के सामने नाम नहीं लेना चाहिए, सौम्या ने कहा। ठीक ही तो कहती हैं वह, और तुम भी बेटा ठीक ही कर रही हो। दिन भर जाप करना कोई अच्छा थोड़े ही लगता है। आजकल यही रिवाज चल निकला है। वह 15 नंबर वाली मेम साहब तो साहब को बबलू कहकर पुकारती है। शुरू में तो मैं समझती थी कि बेटे को बुला रही है। अरे नाम ही लेना है तो ढंग से तो लो। मुझे जिस बात से चिढ़ हो रही थी, पार्वती उसी की तारीफ कर रही थी। शादी को मुश्किल से साल भर हुआ है और सौम्या कितनी बदल गई है। अम्मा जी की बात उसके लिए अब वेद वाक्य बन गई है। मुझे बेवजह गुस्सा आने लगा। दोपहर भोजन के समय मैंने समीर से कहा, आज तो खाना मैंने अपने मन से बना लिया है, पर शाम को क्या खाना चाहेंगे बताओ, वही बनवाऊंगी। छोले पूरी, पाव भाजी, आलू पराठे, खीर पूरी, मेथी पूरी। मम्मी जी, उसने मेरी बात काट कर कहा, शाम को तो हम लोग बुआ जी के यहाँ जा रहे हैं। कौन बुआ जी? बाबूजी के दूर के रिश्ते की बहन है। यहाँ हॉस्टल में था ना, तो अक्सर छुट्टी के दिन उनके यहाँ चला जाता था। इस बार भी मिलने जाने का प्लान था, पर उनका आदेश हुआ कि खाना यहीं खाओगे। उनके आदेश को टाला नहीं जा सकता था, नहीं तो कहेंगे लड़का शादी के बाद बदल गया है। अरे तुम लोग क्या सिर्फ नाम करने मेरे यहाँ आते हो? मेरे हिस्से तो आते ही नहीं हो। मम्मी जी, कल का पूरा दिन आपके नाम। सुबह हम लोग कहीं घूमने जाएंगे, शॉपिंग करेंगे, पिक्चर जाएंगे और बाहर ही कहीं खाना खाएंगे। बाहर क्यों? घर लौटकर कब खाना बनाएंगी? एक दिन की तफरीह ही सही। और कल की पूरी शाम आपकी बेटी वो आपके नाम। मतलब कल हमारी बैचलर पार्टी है। हम लोगों में से आधे अभी कुंवारे हैं, इसलिए कल की पार्टी सिर्फ मर्दों की होगी।
साफ हिदायत है कि कोई अपनी बीवी को साथ नहीं लाएगा, इसलिए कल की पूरी शाम आपकी बिटिया आपके पास रहेगी। जी भर बातें कीजिएगा, मेरी शिकायतें सुनिएगा, क्योंकि उसके बाद समय ही नहीं है। परसों सुबह तो हमारी फ्लाइट है। शाम को सौम्या जब तैयार होकर नीचे उतरी तो मैं देखती रह गई। तुम डिनर पर जा रही हो या किसी शादी में जा रही हो? शादी के बाद पहली बार जा रही हूँ ना, तो इन्होंने कहा था कि ट्रेडिशनली ड्रेसअप होकर चलना। ये साड़ी गहने सब लेती आई थी? हाँ, एक बार तो जाना ही था, चाहे मिलने ही जाती। वैसे भी दुपट्टे से सिर ढकने में प्रॉब्लम होती है, बार बार सरक जाता है। साड़ी ठीक रहती है। वहाँ सिर ढकोगी? मम्मी, वह मेरी बुआ सास है, उनका मान तो रखना ही पड़ेगा ना। तो अम्मा जी के यहाँ तो घूंघट ही निकालना पड़ता होगा। उसी समय समीर नीचे आए और मेरा प्रश्न अनुत्तरित रह गया। समीर भी सिल्क का कुर्ता पाजामा पहने था। दोनों एकदम दूल्हा दुल्हन लग रहे थे। दूसरे दिन हमने खूब मटर गश्ती की। सुबह उठकर डैम पर घूमने चले गए, वहीं एक टपरी पर चाय पी, पकौड़े खाए। फिर शहर के बाहर बने मॉल में खूब शॉपिंग की। वैसे मैंने विदा की पूरी तैयारी कर ली थी, फिर भी दोनों के पसंद का कुछ सामान ले ही लिया। समीर की इच्छा पिक्चर देखने की थी, पर मैंने मना कर दिया। 2.5 घंटे सिनेमा हॉल में गुमसुम बैठने से अच्छा है साथ बैठकर कुछ बातें करें। फिर हम लोगों ने फूड कोर्ट में खाना खाया और करीब 3 बजे घर लौट आए। घर लौटकर एहसास हुआ कि हम मन से चाहे कितने युवा बने रहें, शरीर अपनी बात कहता है। घर आकर मैं जो लेटी तो उठने का मन ही नहीं हुआ। 6 बजे सौम्या चाय लेकर आई, तब भी मेरी आंखें बंद हुई जा रही थी, पर अब सोना संभव नहीं था। पार्वती सिर पर खड़ी थी। खाना तो बनवाना ही था। सौम्या को साथ देने के लिए लड्डू और मठरी भी बनवानी थी। समीर 7 बजे पार्टी के लिए निकल गया। 8 साढ़े 8 बजे मैंने और सौम्या ने खाना खा लिया। सौम्या बोली, मम्मा मैं यहीं आपके पास लेटी हूँ, ये आएंगे तो मैं दरवाज़ा खोल दूँगी, आप मत उठना। पिछले 2 दिनों से हम लोग आपकी नींद खराब कर रहे हैं। उसके लिए इतना क्यों सोच रही हो? अकेली होती हूँ तो सोती ही रहती हूँ ना। कोई सीरियल वगैरह देखना हो तो देख लो। मेरा तो आजकल सब छूट गया है। घर में कोई नहीं होता तब टीवी कंपनी देता है, पर अब तुम सामने बैठी हो तो मैं वह नकली दुनिया क्यों देखूं? कुछ देर हम दोनों के बीच मौन पसरा रहा। फिर मैंने पूछा, समीर लोगों की पार्टी में पीना पिलाना भी होता होगा ना? शायद। समीर पीता है? मेरा प्रश्न उसने जैसे सुना ही नहीं। बोली, मम्मा हमारी दीदी सनू के क्या हाल हैं? बहुत दिनों से कोई खबर ही नहीं है। मैं फ़ोन करती हूँ तो डांट देती है कि मत किया करो, वहाँ से करने में बहुत पैसे लगते हैं, पर खुद कभी करती ही नहीं है। मुझे तो कब से उनकी शादी की खबर का इंतज़ार है। हर बार आशा बंधती है, फिर पता चलता है वह एपिसोड ख़त्म हो गया। प्रिया शायद बदला लेने पर तुली है। यहाँ उसे जितने लोगों ने नकार दिया था, लगता है उतने ही लोगों को वह नकारती गई है। पर यहाँ जो नकार मिले वे दीदी के लिए नहीं थे, उन्हें तो कोई देखने भी नहीं आया था। मालूम है वे सारे नकार मेरे लिए थे। इस देश की ट्रेजेडी है, अगर कोई विधवा अपने बलबूते पर बच्चों को बड़ा करती है तो प्रशंसा की झड़ी लग जाती है, लोग संवेदना से भीग जाते हैं। पर यही कमाल जब एक तलाकशुदा महिला करती है तो उसे तिरस्कार मिलता है, उसके बच्चों को भी हिकारत से देखा जाता है। आपकी इस बात से एक प्रसंग याद आ गया। कौन सा? दीदी के लिए वर खोजने का काम आपने मौसा जी को सौंप रखा था ना? और किसे सौंपती? तुम्हारे मामा लोगों ने तो पहले ही हाथ खड़े कर दिए थे। मैं तब शायद हायर सेकेंडरी में थी। एक दिन मौसा जी तनतनाते हुए घर में दाखिल हुए थे। बोले, जहाँ जाता हूँ वहाँ तुम्हारी कीर्ति पहले ही पहुँच चुकी होती है। कोई लड़की देखने तक को राजी नहीं होता, हर जगह से जलील होकर लौटता हूँ। दीदी अपने कमरे में थी, तनकर सामने आकर खड़ी हो गई। बोली, मौसा जी आपको कसम है जो आज के बाद आप मेरे लिए किसी के दरवाजे गए। मैंने शादी न करने का फैसला कर लिया है।
इस देश में तो नहीं ही करूँगी। 2-3 महीने में मैं मास्टर्स के लिए यूएसए जा रही हूँ। अगर कोई ढंग का आदमी मिला तो वहीं शादी कर लूँगी। कम से कम वहाँ वालों को मेरी माँ के तलाकशुदा होने पर कोई ऐतराज न होगा। फिर मौसा जी बोले थे, वाह क्या बात है, जैसे खुद हो वैसे ही संस्कार बेटी को दिए हैं। मुझे सब याद आ गया। उस दिन के बाद जीजा जी ने मुझसे बात ही नहीं की थी। उस दिन मौसा जी इतनी बड़ी बात कह गए और तुम चुप रह गई, यह अच्छा नहीं लगा था। उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना था, जैसा दीदी ने दिया था। चुप बनी रही। क्या कहती कि मैं दुनिया में किसी को भी जवाब दे सकती हूँ, पर दीदी जीजा जी को नहीं। इन लोगों के अमित उपकार है मुझ पर। जब हर किसी ने साथ छोड़ दिया था, ये मेरे साथ रहे थे। अगर इन लोगों ने सहारा न दिया होता तो पता नहीं हम लोग आज कहाँ होते, होते भी कि नहीं। मम्मा बहुत छोटी थी मैं उस समय, हायर सेकेंडरी की छात्रा थी। पर यह प्रसंग जैसे मेरे मन में घर कर गया था। उस दिन से मन में एक डर सा बैठ गया था कि जब मेरी शादी की उम्र होगी हम लोगों को फिर से इन्हीं सब बातों से गुजरना पड़ेगा। इसलिए जब समीर ने मुझे प्रपोज किया तो मैंने एकदम हाँ कर दी। वह मुझे अच्छा लगता था, पर मैं उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती थी। मुझे उसके परिवार के बारे में, उनके आचार विचार के विषय में, आर्थिक आधार के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मन में बस एक ही बात थी कि आज इस व्यक्ति ने मुझे शादी के लिए पूछा है, फिर ऐसा संयोग बने ना बने। मैं तो तुम्हें प्रिया की तरह आगे की पढ़ाई के लिए बाहर भेजना चाहती थी, पर तुम्हें शादी की उतावली थी। वह तो अच्छा हुआ कि समीर सजातीय ही था, नहीं तो उसके माँ बाप राजी थोड़े ही होते। मुझे तो आश्चर्य है कि मेरा तलाकशुदा होना तुम्हारी शादी के आड़े नहीं आया। बाबूजी थोड़ा नाराज थे, पर अम्मा जी ने बहुत जतन करके उन्हें मना लिया था। वे अपने इकलौते बेटे की खुशियाँ छीनना नहीं चाहती थीं। दोनों बहनों ने इनकी खूब वकालत कर बाबूजी को राजी किया। हाँ, अम्मा जी ने इतना ज़रूर कहा कि अड़ोस पड़ोस में इतना मिलना जुलना कभी हुआ ही नहीं कि इतना बड़ा झूठ बोलना पड़े। मम्मा, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? किस बात का? यही कि अम्मा जी ने ऐसा कहा। नहीं, उसमें बुरा लगे जैसा क्या है? जिस व्यक्ति का अस्तित्व तुम्हारे लिए कभी था ही नहीं, उसका होना क्या और ना होना क्या? मम्मा, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी? बोलो। मम्मा, आपने हमें वह सब कुछ दिया है जो माता पिता अपने बच्चों को देते हैं। फिर भी पता नहीं क्यों मन का एक कोना सूना ही बना रहा। अपनी सहेलियों के सामने मैं अक्सर हीन बोध से ग्रस्त हो जाती थी। वे लोग बात बात पर पापा का जिक्र ले आते थे। यार, आज तो पापा की डांट निश्चित है। एक बार पापा से पूछना पड़ेगा। इस सर की शिकायत तो मुझे पापा से करनी ही है। आज तो मार्कशीट दिखाकर पापा से गिफ्ट लेना है। इस तरह की बातें सुनकर मुझे अपना वजूद बड़ा दीनहीन सा लगता। मेरे कॉलेज में एक सहेली थी, शालिनी, याद है? उसके पिता नहीं थे। उनकी एक बड़ी सी फोटो ड्राइंग रूम में लगी रहती। वह कहती, हमें कभी लगता ही नहीं कि पापा नहीं हैं। हमें तो लगता है कि वे हैं और हमें देख रहे हैं। मैं अपने सारे प्रॉब्लम्स उनसे डिस्कस करती हूँ और उनका हल भी मिल जाता है। कभी लौटने में देर होती है तो फोटो के सामने निकलते हुए लगता है कि कहीं डांट ना पड़ जाए। यह सब सुनकर आश्चर्य भी होता था और ईर्ष्या भी होती थी। तब मम्मी पर क्रोध भी आता होगा। नहीं मम्मा, मैंने तुम्हें कभी कटघरे में खड़ा नहीं किया। मैं जानती हूँ कि औरत अपनी खुशी से घर नहीं छोड़ती। वह आखिरी क्षण तक उसे बचाने की कोशिश करती है, पर कभी कभी मजबूर हो जाती है। थैंक यू बेटा, मुझे क्लीन चिट देने के लिए, एंड थैंक्स फॉर शोइंग योर फीलिंग्स विद मी। अभी आपने कहा था ना मम्मा कि मैं शादी के लिए उतावली हो रही थी। यह सच है मम्मा, शादी के बहाने मैं एक मुकम्मल घर के लिए उतावली हो रही थी। मुझे ऐसे घर की तलाश थी जहाँ प्यार करने वाली पर समय समय पर डांटने वाली माँ हो, खूब लाड़ करने वाले पिता हों,
पर उनके कड़े अनुशासन का मन में एक डर हो। सहेलियों की बातें सुन सुनकर अपने आसपास देखकर मेरे मन में एक कल्पना उभरती थी। मुझे लगता था घर माँ की तरह होता है जो अपने में सब कुछ समेट लेता है, और पिता छत की तरह होते हैं जो आंधी पानी सर्दी गर्मी से घर की रक्षा करते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में कभी कभी मुझे लगता था कि हम ऐसे घर में रहते हैं जिसकी छत उड़ गई है और हम खुले में पड़े हैं। सॉरी मम्मा। सॉरी किस लिए? इट इज़ अ फैंटेस्टिक आइडिया। मैं और भी कुछ कहना चाहती थी कि उसका मोबाइल बज उठा। सौम्या फुर्ती से उठी और उसने दरवाज़ा खोल दिया। मेरी नींद में खलल ना पड़े इसलिए समीर ने उसे मिस्ड कॉल दिया था। उसकी इस समझदारी पर मुझे प्यार आ गया। वे दोनों सोने चले गए। मुझे लेकिन देर तक नींद नहीं आई। बार बार यही सोचती रही कि कहीं मैंने अपने बेटियों के साथ अन्याय तो नहीं किया। सौम्या कह रही थी कि कोई औरत खुशी से अपना घर नहीं छोड़ती। मैंने 2 बार घर छोड़ा था। दोनों ही बार स्थितियां असहनीय हो गई थी। पहली बार घर छोड़ा तब प्रिया 5 साल की थी। उसे लेकर मैं मायके पहुंच गई थी और जाती भी कहाँ। ऐसी परिस्थिति में स्वागत की आशा करना व्यर्थ था। उन लोगों ने घर में ले लिया, यही बहुत था। 4-5 महीने सब कुछ ठीक चलता रहा, पर धीरे धीरे सबके चेहरों पर ऊब खीज और बेजारी नजर आने लगी। माँ बाप मेरी चिंता में डूबे जा रहे थे। और फिर एक दिन बाबा का हृदयाघात से निधन हो गया। तब मुझे घर आए 1.5 साल हो चला था। माँ का आक्रोश सांत्वना से परे था। वे विलाप के बीच कहती जा रही थीं। इसकी चिंता उन्हें खा गई, नहीं तो वे इतनी जल्दी मरने वालों में से नहीं थे। बाबा की मृत्यु के बाद घर का वातावरण धीरे धीरे बदलने लगा। जो अब तक आंखों में था वह होठों पर भी आने लगा। चुपचाप सुन लेने के सिवाय मेरे पास कोई चारा ही नहीं था। 2 महीने बाद माँ को साथ लिवा ले जाने के लिए दीदी फिर आई। उन्होंने सब देखा और कहा, अपमान ही सहना है तो अपने घर में सही, इनके दरवाजे क्यों पड़ी हो? इस छोटी सी बच्ची के मन पर क्या असर होता होगा, यह सोचो। दीदी केवल कहकर ही नहीं रुकी, उन्होंने मध्यस्थता करके हमारी सुलह करा दी। 1.5-2 साल जैसे तैसे बीत गए और सौम्या का जन्म हुआ। दूसरी बेटी को जन्म देना मेरा घोर अपराध था जो क्षमा नहीं किया गया। कभी कभी लगता है कि बेटी का तो बहाना था, असली रंजिश कुछ और रही होगी। स्थितियां जब असहनीय हो गई तो मैंने दीदी को लिखा, तुम ही मुझे इस नरक में पटक गई थी, तुम ही बाहर निकालोगी। दोबारा माँ के यहाँ जाने की मेरी हिम्मत नहीं है। तुमने मदद नहीं की तो दोनों लड़कियों को लेकर मैं किसी कुएं तालाब में छलांग लगा दूंगी। दोनों मियाँ बीवी भागे भागे आए और हम दोनों को अपने घर ले गए। 3-4 साल तक मैं वहीं रही। वहीं मैंने अपना बीएड पूरा किया, एमए फाइनल किया, तलाक की प्रक्रिया भी वहीं पूर्ण की। छोटी मोटी नौकरी लगते ही अपना अलग घर बना लिया। डरते डरते माँ को बुलावा भेजा। उन्होंने जरा भी ना नुकर नहीं की और मेरे पास चली आई और अंत तक यहीं बनी रही। इससे साफ जाहिर था कि घर का वातावरण कितना विषाक्त हो गया था। बच्चे और घर माँ को सौंपकर मैं निश्चिंत हो गई। फिर नौकरी के साथ साथ पीएचडी भी करती रही। धीरे धीरे मैंने अपना एक मुकाम हासिल कर लिया। बेटियों को भी लायक बना दिया है। उनके लालन पालन में मैंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उन्हें वह सब कुछ दिया जो मध्यम वर्गीय माँ बाप अपने बच्चों को देते हैं। पर सौम्या कहती है कि उसके मन का एक कोना खाली ही रह गया। वह जिस तरह से पति की सेवा में जुटी हुई है, जिस तरह से ससुराल वालों के प्रति विनम्र हुई जा रही है, लगता है जो खो गया है उसे दूसरी तरह से प्राप्त करना चाहती है। कल तो मेरे प्रति भी इतनी विनम्र हो रही थी, बार बार आप कहे जा रही थी। इतना अजीब लग रहा था। सुबह दोनों जब तैयार होकर नीचे उतरे तो मैं सौम्या को देखती रह गई। नेवी ब्लू स्कर्ट और सफ़ेद फ्रिल वाले टॉप में वह एकदम गुड़िया सी लग रही थी। हाय, कितनी प्यारी ड्रेस है। अच्छी है ना? पिछले महीने ये जर्मनी गए थे ना, वहाँ से लाए थे। मैं तो डर रही थी कि तुम पता नहीं क्या कहोगी।
इतनी दकियानूस हूँ क्या मैं? अच्छा अब यह बताओ, तुम्हारा टीका करूँ कि नहीं? इस ड्रेस के साथ अजीब तो नहीं लगेगा? मम्मा, ड्रेस अपनी जगह है और संस्कार अपनी जगह है। ड्रेस के लिए हम अपनी परंपराएं थोड़े ही छोड़ देंगे। पर यह बताओ, तुम सुबह सुबह तैयार होकर क्यों बैठी हो? तुम एयरपोर्ट नहीं आओगी, फिर लौटते समय तुम्हें उदास लगेगा। सौम्या ठीक कह रही है मम्मी जी, वहाँ भी तो बाहर से टाटा करना पड़ता है, आप यहीं से कर दीजिए। मुझे बस उन लोगों के साथ थोड़ा समय और बिताने का लालच था, पर मैंने जिद नहीं की। दोनों का टीका किया। समीर ने पैर छुए तो मैंने उसके सिर पर हाथ रखकर आयुष्मान होने का आशीर्वाद दिया। फिर सौम्या को गले लगाकर मन ही मन आशीर्वाद दिया। ईश्वर तुम्हारे घर की छत को सदा सलामत रखे। तो ये आप सुन रहे थे मालती जोशी जी द्वारा लिखी गई बहुत ही अद्भुत कहानी बिना छत वाला घर, रेनू की आवाज़ में। ऐसी अद्भुत कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। थैंक यू।